दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर और आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने दो ऐसे पत्रकारों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है जो अडानी हिंडनबर्ग मामले का काला चिट्ठा लोगों के सामने पेश किया और इसीलिए गुजरात के अहमदाबाद अपराध शाखा की ओर से पूछताछ के लिए इन पत्रकारों को तलब किया गया था। और फिर बात करेंगे विपक्षी दलों के उन दावों की जिसमें आरोप लगाया गया है कि पिछले 4 वर्षों में ईडी और सीबीआई के द्वारा दर्ज 95% मामले केवल विपक्षी दलों के खिलाफ है। आखिर विगत वर्षों में ईडी और सीबीआई को विपक्षी दलों के नेताओं की जांच की सुध क्यों नहीं आई? और जब चुनाव नजदीक आ गए, इस समय विपक्षी दलों के नेताओं पर छापा मारा जा रहा है। कहीं ये छापा मोदी सरकार के घबराहट और बौखलाहट को तो नहीं दर्शाता? इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। चलिए पहले बात कर लेते हैं दो ऐसे पत्रकारों की जिनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पत्रकार रवि नायर और आनंद मांगनाले ने अडानी और हिंडनबर्ग विवाद पर एक लेख लिखा था और हिंडनबर्ग के रिसर्च के द्वारा लगाए गए आरोपों को सामने लाया, जिसमें कहा गया था कि अडानी समूह ने शेयर के मूल्य में हेरफेर किया, जिससे शेयरों में गिरावट आई। कोई भी व्यक्ति या पत्रकार जैसे ही अडानी की आलोचना करता है, मोदी सरकार की सारी मशीनरी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाती है। इसलिए गुजरात सरकार के नोटिस को दोनों पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और पत्रकारों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गुजरात सरकार का यह नोटिस पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है और यह विशुद्ध उत्पीड़न और गिरफ्तारी के अलावा कुछ भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम राहत देते हुए शुक्रवार को दोनों पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। तो सवाल यह है कि आखिर अडानी के ऊपर अगर कोई आरोप लगाता है तो तिलमिलाहट पूरे मोदी सरकार को क्यों हो जाती है और उसके पीछे सारी सरकारी मशीनरी लगा दी जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी के द्वारा लगाया गया आरोप सही है और पीएम मोदी के इशारे पर ही अडानी को तमाम एयरपोर्ट और न्यूज एजेंसियों का मालिक बना दिया जाता है, जिससे राजनीतिक और व्यवसाय के बीच भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सके ताकि चुनाव के समय इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत अनलिमिटेड ब्लैक मनी अडानी के द्वारा भाजपा पार्टी को मिल सके। अब आइए बात कर लेते हैं ईडी और सीबीआई के कारनामों की कि ऐसी क्या बात है कि ईडी और सीबीआई केवल विपक्षी पार्टियों पर ही कार्रवाई कर रही है। द प्रिंट में दिए गए एक खबर के अनुसार ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज 95% मामले केवल बीजेपी प्रतिद्वंदियों के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी में शामिल होने वाले किसी भ्रष्टाचारी नेता पर ईडी और सीबीआई के छापे नहीं पड़ते हैं, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, शुभेंदु तिवारी, भावना गवली, यशवंत यादव, यामिनी यादव, प्रताप सरनाईक, नारायण राणे हैं। यह सभी जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए, उनके खिलाफ चल रही सभी जांच को रोक दी गई। यहां तक कि अजीत पवार को बीजेपी के नजर में सबसे भ्रष्ट माना गया और पीएम मोदी ने खुद खुले मंच से उन पर हजारों करोड़ रुपए घोटाले का आरोप भी लगाया। लेकिन जैसे ही अजीत पवार बीजेपी में शामिल हुए, न केवल उन पर चल रही सारी जांचों को रोक दी गई, बल्कि उन्हें महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। आपको बताते चलें कि अजीत पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक सिंचाई से संबंधित बांध बनाने वाले मामले में 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले से संबंधित चल रहे 9 केस बंद कर दिए गए। रिपुन बोरा ने दावा किया है कि भाजपा शासन के दौरान 2019 से 2023 के बीच एजेंसियों द्वारा 95% जांच केवल विपक्षी दलों का हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान 129 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 34 मामले ममता बनर्जी के नेताओं के खिलाफ थे और 24 मामले कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ थे और 11 मामले राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ दर्ज किए गए। तो सवाल यह है कि मोदी सरकार यह कैसे दावा करती है कि सभी भ्रष्टाचारियों की जगह सलाखों के पीछे है, जबकि इसके विपरीत जो भ्रष्टाचारी भाजपा ज्वाइन कर ले रहा है वह बिना जांच के ही कैसे निर्दोष साबित हो जा रहा है। सवाल यह भी है कि कहीं मोदी सरकार के हाथ से एक एक राज्य निकलने से बौखलाहट तो नहीं हो रही है और यदि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल नहीं किया तो राज्यों की तरह 2024 का लोकसभा चुनाव भी हाथ से निकल जाएगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।